वेलकम क्लास। कल हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में एक इनिशियल जानकारी जो है वो हमने ली थी और उसके बाद हम आगे यहाँ पर सेल सिग्नलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेल सिग्नलिंग में जो ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं उनमें 3 जो है आपका वो स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सिग्नल रिकॉग्निशन। कोई जो सिग्नल आया है होस्ट सेल पर, वो उसके रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई करेंगे और सिग्नल और रिसेप्टर इनके बीच में बाइंडिंग होगी, या अगर सेल कांटेक्ट में है वो उसके सेल के कांटेक्ट में आता है। देन इन सेकेंड फेज देयर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। जो सिग्नल आया है वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो आपका रिसेप्टर के साथ जुड़ गया है और अब वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि सेल की इंटीरियर में ट्रांसफर होगा। और ये क्या करेगा कि प्रोटीन काइनेज और फॉस्फेटेज की जो एक्टिविटीज हैं उनको ये मॉड्यूलेट करने का काम करेगा। एज ए रिजल्ट द थर्ड फेज आएगी हमारे सामने, वो है आपका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट्स, देन मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टर एक्टिविटी और रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्स एट लास्ट। जब उसका काम हो जाएगा पूरा तब वो चीज जो है वो वापस रिवर्सिबल हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल सरफेस पर हो सकते हैं या इनसाइड सेल मेम्ब्रेन जो है वो हो सकते हैं। सो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन और लोकेटेड विद इन द सेल। कि ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं या सेल के अंदर ये हो सकते हैं। इनका काम क्या है? रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाय बाइंडिंग टू देम। ये रिसेप्टर जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड जो है वो हो जाता है। देन as a result of binding of receptor by signaling molecule, this will lead to change in some behavior of the cell. ये जब उससे जुड़ जाएगा तो हमारे पास में एक रेस्पॉन्स जो है वो आएगा जिसको हम कह रहे हैं कि सेल बिहेवियर चेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। Now there are 4 cell surface receptor categories, can be separated into 4 classes. First, GPCR, G protein linked receptor, ion channel receptors. Then receptors lacking intrinsic catalytic activities but directly associated with cytosolic protein, that is tyrosine kinase. Then receptor with intrinsic enzyme activity, receptor tyrosine kinase इनको कहा जाता है। Okay. So G protein coupled receptors, receptors for epinephrine, glucagon and serotonin. So G protein coupled receptors जो है ये किस किस से एसोसिएटेड होंगे? आपके हार्मोन्स जो है इसके अंदर वो एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन और सेरोटोनिन रिलेटेड ये होते हैं। जैसे आपका हमने कहा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका ये, और साइटोसोल है आपका ये, और ये इसका ECF होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। ये आपका कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि इस रिसेप्टर से आकर के जुड़ा है, और ये आपकी मेम्ब्रेन बाउंड इनएक्टिव जी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, और ये इफेक्टर है अल्टीमेटली जिसको फंक्शन जो है वो करना है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब रिसेप्टर के साथ में आपका लिगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाता है तब कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जी प्रोटीन में, और ये एक्टिवेटेड हो जाएगी और ये
ई यानी इफेक्टर को स्टिमुलेट करेगी, जिसके कारण से आपका इफेक्टर जो है वो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी इनोसिटोल या 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट को जनरेट जो है वो करेगा। देन नॉन कैटालिटिक टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स, ये आपका लेजेंड हो गया, ये फास्फोरिलेशन हो जाएगा, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ वैसे इसके बारे में, लेकिन अभी हम इसको वापस जो है वो एक बार ले लेते हैं। रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, आरटीकेस या जिसको हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है वो कह रहे हैं, ये भी मैं कल आपको समझा चुका हूँ कि लिगेंड जो है वो जब यहाँ आकर के जुड़ जाएगा तो किस तरह से जीटीपी जो है वो फॉस्फेट इसके साथ में ऐड करेगी और इस तरह से ये एक्टिविटी होगी और एंड में आपका एक जो प्रोटीन है उसका फास्फोरिलेशन जो है वो हो जाएगा। नाउ वी कम टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, कि सेल के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, जो सरफेस पर हो सकता है एक तो ये, और एक जो है आपका इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और मे बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एनहेंसिंग और सप्रेसिंग जीन एक्सप्रेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, देन इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड रिसेप्टर काजेज द जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, कि वो सेकंड मैसेंजर को जनरेट जो है वो करता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, या जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपके इसमें, देखिए सेकंड मैसेंजर का मतलब क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था ये कि सिग्नल मॉलिक्यूल जो मैसेज लेकर के आ रहा है वो खुद जो है वो आगे पूरी चेन के अंदर मैसेज कन्वे नहीं करेगा, वो अपना मैसेज जो है किसी दूसरे मैसेंजर के थ्रू जो है वो कन्वे करता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम यहाँ पर, कैल्शियम जो है कैल्मोडुलिन, देन एडिनिलेट साइक्लेज और CAMP, then guanyl cyclase CGMP, then nitrous oxide guanyl cyclase, then PLC PKC and PIIP3 और DG। तो ये किस प्रकार से होता है इसको देखिए आप यहाँ पर कि फर्स्ट मैसेंजर आया, उसने वहाँ पर जो सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर है उसको मैसेज दिया, कन्वे किया यहाँ पर इन्होंने, और इससे एक सेकंड मैसेंजर जो है वो जनरेट होगा, जो कि आपको अगर वो उसका जो टारगेट है वो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके और वहाँ पर वो चेंज करवाएगा, जैसे हमने बताया था कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और मैसेंजर आरएनए जो वो नई प्रोटीन जो है वो बनाएगा, या अगर वो जो सेल के अंदर जो है वो कुछ इफेक्ट उसको करने हैं तो वो इंट्रासेल्युलर इफेक्ट जो है वो करेगा। देन फैमिलीज ऑफ जी प्रोटीन्स, जी प्रोटीन्स के बारे में हम अगर बात करें यहाँ पर, तो जी प्रोटीन में जो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो यूनिक होता है हर एक में, अगर हम देखेंगे फैमिलीज में, और बीटा और गामा सब यूनिट्स अपीयर्स टू बी सिमिलर अक्रॉस फैमिलीज, कि इन मतलब हुआ कि जितनी भी आपकी जी प्रोटीन की फैमिलीज हैं उनमें बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो लगभग सिमिलर होती हैं, लेकिन इनकी जो अल्फा सब यूनिट है वो अलग अलग होती है। तो मेन जो फैमिलीज हैं वहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक हो गया आपका जी अल्फा एस, ये काम करेगा आपका एडेनिल साइक्लेज के लिए, स्टिमुलेशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज। देन जी अल्फा आई, ये इसका इनिबिशन करेगा एडेनिल साइक्लेज का। देन जी अल्फा क्यू, स्टिमुलेशन ऑफ फास्फोलाइपेज सी। देन जी अल्फा ओ, ये आपका आयन चैनल्स को स्टिमुलेट करने का काम जो है वो करता है। तो जी प्रोटीन की साइक्लिंग जो है वो किस प्रकार से होती है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर कि ये आपका एक रिसेप्टर है और ये आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और ये आपकी अल्फा बीटा और गामा जो यूनिट हैं ये हैं किसकी, आपकी जी प्रोटीन की है, जीडीपी। ओके, देन अब जब ये रिसेप्टर के साथ में आपका बाइंड हो जाएगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो आपकी जो अल्फा सब यूनिट है वो रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आपकी रिसेप्टर है और ये अल्फा सब यूनिट बाइंडिंग साइट है, तो रिसेप्टर इसके साथ में जुड़ने के बाद में आपका जो अल्फा सब यूनिट है वो यहाँ पर जुड़ जाती है। अब ये कैसे जुड़ेगी कि जो जीटीपी है गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जीडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है और एक इसका फास्फोरिलेशन कर देता है, जो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो फास्फोरिलेशन का काम उसमें होगा। तो अल्फा सब यूनिट जो है वो रिसेप्टर के साथ में यहाँ पर जुड़ गई है। ओके, देन व्हाट हैपेंस कि जीडीपी जो है वो रिलीज हो जाएगी और उसके बाद में आपका जो अल्फा सब यूनिट है ये इससे रिलीज होंगी, किससे, बीटा और गामा सब यूनिट से।
और ये आपका एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम को जनरेट जो है वो करेंगी। ओके, और इसके बाद में क्या होगा आपका कि जो जीटी पेज है वो इस जीटीपी को यहाँ से डिसोशिएट कर देगा और एक फॉस्फेट जो है वो इससे बाहर निकाल देगा, तो जीडीपी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो जी प्रोटीन है वो आपके प्रीवियस फेज के अंदर आ जाएगा और इसके कारण से आपका जो रिसेप्टर है अब उसका काम यहाँ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो था उसका फंक्शन अब यहाँ पर पूरा हो गया है, तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसमें आपने ये देखा कि ये जो है आपका वो एक फर्स्ट मैसेंजर है और इसने अपना मैसेज जो है वो कन्वे किया है जी प्रोटीन के थ्रू, जो अब सेकंड मैसेंजर उस मैसेज को आगे कन्वे करेगा। ओके, देन एडिनिल साइक्लेज, सेम इसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पर कि जो रिसेप्टर जो के साथ में आकर के जुड़ा है ये और जीटीपी जो है वो जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गई है और आपका ये G1 यूनिट जो है अल्फा यूनिट जिसको हमने कहा था ये इसके साथ में अटैच्ड है और इसमें जो आपका एडिनिल साइक्लेज एंजाइम है ये क्या करेगा अब आपका, ये आप देखिए यहाँ पर आकर के जुड़ा है R1 और R2, दो रिसेप्टर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, G1 और यहाँ पर GS हमने यहाँ पर कहा है इसको। जो एडिनिल साइक्लेज है, एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा आपका ATP को साइक्लिक AMP के अंदर ये कन्वर्ट करने का काम जो है वो करता है और इससे जो साइक्लिक AMP है इसको जो PDE से वापस ये AMP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जो प्रोटीन काइनेज है आपका PKA, ये REG ये आपका साइट हो गई यहाँ पर ये और ये PKA हो गया और ये आपका इस प्रोटीन का फास्फोरिलेशन जो है वो कर देगा। तो जो काइनेज एंजाइम जो है हमने ये पढ़ा है कि वो इसका ट्रांसफर करने का काम जो है वो इसके ऊपर करता है, तो प्रोटीन काइनेज हमने इसको कहा है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर जो है वो कर देगा। सो जी प्रोटीन साइक्लिक AMP पाथवे, इसको अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, GPCR जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और ये क्या करेगा आपका कि रिसेप्टर जब इसके साथ में आकर के जुड़ता है तो जी प्रोटीन जो है वो अब बाइंड होगी किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में जाकर के जुड़ने से ये जी प्रोटीन को इंड्यूस करेगा और जी प्रोटीन जो है वो एडिनिल साइक्लेज के साथ में जाकर के और जुड़ गई है और इससे जो सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि अब साइटोसोल में आएगा ये आपका साइक्लिक AMP है। ओके, अब ये साइक्लिक AMP फर्दर आपको कम्युनिकेट करेगा, जो हमने यहाँ पर बता रखा, देखिए यहाँ पर ये CRE इज साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट एंड CREB is cyclic AMP response element binding protein and CBP is CREB binding protein। अब यहाँ पर देखिए आप ये कि साइक्लिक AMP जो है वो एक किसी दूसरे मैकेनिज्म पर आपको ये इसका जो सेकेंड रिसेप्टर है उसके साथ जाकर के और ये जुड़ता है और ये आपका साइटोसोलिक जो है वो हो जाएगा और जो न्यूक्लियर मैसेज है वो आपका CREB क्या है, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, यहां पर जाएगा और ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि आपका CREB का फास्फोरिलेशन यहाँ पर ये हो रहा है। ये देखिए ये CREB का फास्फोरिलेशन हो गया और CRE का फर्दर फास्फोरिलेशन होगा। मैंने आपको एक PPT और ग्रुप के अंदर भेजा है, वहां पर ये मैकेनिज्म और डिटेल में आपको यहाँ पर ये बताया है। इसके साथ में आपका CBP क्या है, CREB बाइंडिंग प्रोटीन, तो यहाँ पर ये आ गया आपका साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन CREB, ये इसका फास्फोरिलेशन हो गया है। अब ये CBP के साथ में जाकर के और जुड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पर आपका जो CRE है आपका ये है आपका साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके कहाँ जाएगी, आपकी बेसल ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को, और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन जो है वो होगा। नाउ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्विंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड
साइक्लिक जीएमपी दैट लीड्स टू वेसोडाइलेशन। जो इस एक और मैं आपको एक चैप्टर और ले लूंगा जिसमें आपको साइक्लिक जीएमपी जो सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम वहां पर डिटेल से और बात कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेटेज है, ये वाला आपका है ना, और ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, ये इसका रिसेप्टर है। ये कैल्शियम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेटेज के साथ आता है, आर्जिनेज, और इससे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका फिर ग्वेनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, जीटीपी को सीजीएमपी, इसके अंदर साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करती है। और ये क्या चीज है, आपका ग्वेनाइल साइक्लेज। तो इसी तरह से ये सेल के अंदर जाकर के और उनका वेसोडाइलेशन करने का काम इसके द्वारा होता है। देन फोस्फोलाइपेज सी सिस्टम, फोस्फोलाइपेज सी सिस्टम, जहाँ पर कि आपका रिसेप्टर हो गया, ये वापस ये वही चीज होगी आपकी, ये पीएलसी है, PI2, और उसकी वजह से आपका DAG, PKC, और ये इसकी वजह से आपका कैल्शियम जो है वो अंदर आता है। और जो प्रोटीन है, ये PKC जो है आपका प्रोटीन काइनेज C, ये आपका प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है। और इस प्रोसेस में IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट 1,4,5 फॉस्फेट जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ इफेक्ट करेगा इसको, कि ये आपका कैल्शियम को रिलीज करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Then we come to the last part, that is ion channels. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है आयन चैनल्स का। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आपका चैनल डोमेन है, टिपिकली 4 पर चैनल, ये आपका चैनल डोमेन है, 1 2 3, और एक जो है वो सामने की तरफ ये 3 डायमेंशनल है आपका ये। देन सेकंड जो है ये आपका आउटर वेस्टिब्यूल है इस चैनल का, एंड द थर्ड वन इज filter. This is filter, selective filter. The third one is filter. And 4 is diameter of selective filter. इस डायग्राम में हमने जो बताया है कि ये इस जो फिल्टर है आपका ये इसका डायमीटर है। देन फिफ्थ इज फास्फोरिलेशन साइट, ये आपका फास्फोरिलेशन साइट है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में किस तरह से इसकी पोजीशन जो है वो है हमारे एक आयन चैनल्स की, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपका सेल है एक, ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन को अगर डिटेल में देखें, ये स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और ये फॉस्फोलिपिड है। जो हमने फ्लूइड मॉजेक मॉडल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है कि अल्फा हेलिक्स है, इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इसकी पेरिफेरल प्रोटीन है दोनों, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि जी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है ये, और ये सरफेस प्रोटीन। एक्चुअली ये आपका फ्लूइड मॉजेक मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। ओके, देन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इसका ECF वाला पार्ट है, ये साइटोसोल वाला पार्ट है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इस चैनल से होकर के और बाहर जा सकता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी जो है वो आपका यहाँ पर खर्च हो रही है, ये देखिए यहाँ पर ये। और इसके कारण से जो आयन चैनल्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब वो क्लोज फॉर्म में होगी तो इस तरह से होगी, और जिसके कारण से आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके थ्रू नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये चैनल जब ओपन हो जाती है तब इसके थ्रू ये इससे बाहर निकल सकता है। एक तो ये हो गया आपका। एक दूसरा आपने पढ़ा है पहले उसके अंदर कि इसमें आप ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो आयन चैनल के साथ में आकर के, जो प्रोटीन के साथ मॉलिक्यूल के साथ आकर के इस तरह से जुड़ा है, और अब प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात हमने की थी वहाँ पर, और उसके कारण से ये इनर साइड में आकर के और इसको रिलीज जो है वो कर देता है। तो ये हो गया आपका ATP पावर्ड पंप।
ये हो गया आपका आयन चैनल और ये ट्रांसपोर्टर। अब इसमें आपने ट्रांसपोर्टिंग में आपने पढ़ा है कि ये यूनिपोर्ट हो सकता है, यानी कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही इनका ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो हम इसको यूनिपोर्ट चैनल जो है वो कहते हैं। दूसरा होता है सिम्पोर्ट चैनल। सिम्पोर्ट चैनल में किसी एक मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के साथ कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल भी अंदर की ओर आ जाता है। तो इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसफर जो है वो हो रहा है। और तीसरा होता है एंटीपोड टाइप का, जिसमें कि दो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। देखिए आप यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि ये अंदर आ रहा है, तब साइमल्टेनियसली इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है। ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, हमने इसको डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो आयन चैनल्स हैं वो पंप नहीं है। आयन चैनल्स हैव एन एक्वस पोर दैट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, कि इसमें एक पोर होता है जो कि इसको क्रॉस करके और रखता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूटेमेट ट्रांसपोर्टर, ये इस तरह से है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज कर लेगा जब, तो ये जो सब्सटेंस इसके साथ में जुड़ा है वो अंदर की ओर आ जाएगा। एक है आपका पोटेशियम चैनल, जो कि हाईली सेलेक्टिव होता है, और इस तरह से ये जब चैनल ओपन होगा तब आपका ये इसके अंदर हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका क्लोराइड चैनल, और एक कैल्शियम एटीपीज जो पंप है आपका, वो इसके बारे में भी आपने फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ा हुआ है। देन ये जो चैनल्स हैं आपकी, ये चैनल्स सब यूनिट से मिलकर के और बनी हुई होती है। यहाँ पर देखिए आप, ये इसकी डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं। और इस तरह से अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें इसको, तो अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन सब यूनिट्स यहाँ पर इसकी हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन चैनल्स हैं, these protein channels are made up from 2 to 6 similar type of protein और homologous structural units, जिनको हम कहते हैं कि ये पोर फॉर्मिंग सब यूनिट्स हैं। यानी ये इन यूनिट्स के, सिमिलर यूनिट्स के एक साथ जुड़े होने की वजह से इनके बीच में एक पोर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, और ये जुड़ करके और एक फंक्शनल चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अलावा इन एडिशन मैनी चैनल्स कंटेन दी ऑक्सिलरी रेगुलेटरी सब यूनिट्स, कि उसके अंदर जो ऑक्सिलरी सब यूनिट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अल्फा यूनिट जो है ये मेन यूनिट हो गई, और बीटा और गामा सब यूनिट्स जो है वो इसका ऑक्सिलरी सब यूनिट्स हो जाती है। यहाँ पर एक बात करें हम यहाँ पर कि ये जो अल्फा यूनिट सब यूनिट की हम बात कर रहे थे कि ये एक अल्फा हेलिक्स है, जो कि इस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसके साथ में आकर के और जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये आपका एक कोर जो है वो इसका ये बन जाता है, और इसकी डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं इस तरह से जुड़ करके और एक चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। सो पोर फॉर्मिंग सब यूनिट्स कंटेन एन अल्फा हेलिक्स मेड अप ऑफ 20 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स which interact with the annular phospholipids of the lipid bilayer। जो लिपिड बाइलेयर है उसके साथ में ये एक्ट करती है, और एक चैनल का फॉर्मेशन जो है वो इन अल्फा सब यूनिट से होता है। देन टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स बाय गेटिंग, कि उनका जो एक जो है वोल्टेज गेटेड हो सकता है, कि अगर change in membrane potential, if there is any change in membrane potential, that is the charge difference on the outer side of the membrane or inner side of the membrane, कि membrane के चार्ज में जब एक डिजायर्ड डिफरेंस जब आता है तब ये चैनल जो है वो खुल जाता है, और फिर आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो इस चैनल के थ्रू होता रहता है। दूसरा है आपका लीजेंड गेटेड, जो एक अगर कोई स्पेसिफिक सिग्नल जो है वो आकर के और जुड़ता है तभी आपका ये चैनल जो है वो खुलेगा। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक स्टिमुलस या सिग्नल जो है वो आकर के इसके साथ जुड़ा है, और उसके कारण से आपका ये चैनल जो है वो खुल जाता है। देन सिग्नल गेटेड, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, लीजेंड गेटेड और सिग्नल गेटेड में। लीजेंड गेटेड में आपके पास में जो स्टिमुलस आया है वो फ्रॉम आउटसाइड द सेल है, और जो सिग्नल गेटेड में क्या होगा, फ्रॉम इनसाइड द सेल, ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल, कि कोई इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल जो है वो सिग्नल का काम करेगा, और उसके कारण से आपका चैनल जो है वो खुलेगा। देन स्विच गेटेड, देन अगर मेम्ब्रेन में स्ट्रेच होता है किसी कारण से, तो उसके कारण से ये चैनल जो है वो खुलेगा, कि उसके कारण से ये दोनों जो सब यूनिट हैं इनके बीच में गैप होगा, और उसके कारण से आपका ये गेट जो है वो खुल जाएगा। तो इसको हम स्ट्रेच गेटेड चैनल जो है वो कहेंगे।
देन लीजेंड गेटेड चैनल, जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि ये आपका लीजेंड गेटेड चैनल है। इसको अगर आप देखें तो ये आयन चैनल्स हैं, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक साइड ऑफ द न्यूरॉन पर ये होता है। और कुछ जो है वो आपका सम एक्ट्स इन रेस्पॉन्स टू सिक्रेटेड लीजेंड, टिपिकली ये न्यूरो ट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, GABA, देन ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट। Some acts in response to internal lesions such as G protein, जो हमने पिछले डायग्राम में देखी, अब यहाँ पर ये वाली जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये इंटरनल है और ये आपका एक्सटर्नल है। सिग्नल गेटेड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सच एज G protein, cyclic GMP, cyclic AMP, and are also regulated by internal metabolites such as phosphoinositides, arachidonic acid, and calcium. These are signal gated channels, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि M2 रिसेप्टर G प्रोटीन कपल्ड विद पोटेशियम चैनल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका ये G प्रोटीन है, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट, जो कि इसके साथ में यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, एसिटाइलकोलिन इस तरह से। तो ये इस तरह से ये आपका चेंज इससे हो जाएगा और पोटेशियम आयन जो है वो आपका इस प्रकार से बाहर निकलेंगे जब आपकी ये यूनिट्स जो है वो सेपरेट इससे हो जाएगी। अल्फा यूनिट जब इससे सेपरेट हो जाती है तो ये इस चैनल को खुल जाएगा इससे। देन मॉडिफायर ऑफ चैनल गेटिंग, कि चैनल्स के मॉडिफायर जो हैं वो क्या क्या इस यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका ACH एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ये आपका एंडोजिनस एगोनिस्ट है, ये आपका एक रिवर्सिबल एगोनिस्ट है और ये आपका इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इनकी बाइंडिंग साइट्स हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी ये बंद है चैनल, लेकिन अब आपका जब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है वो यहाँ आकर के जुड़ता है इस जगह के ऊपर, तब आप देखेंगे कि ये चैनल जो है आपका खुल गया है। इसी तरह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी आपकी वहाँ पर, वो किस तरह से होगी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका जो रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट जो है वो आकर के जुड़ जाता है, या आपका एक ही फेज के ऊपर आपका इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट आकर के और जुड़ जाता है, तब ये चैनल जो है वो आपका बंद हो जाएगा। इस टाइम पर आपका चैनल जो है वो बंद है यहाँ पर। सो बाइंडिंग ऑफ एक्सोजीनस लीजेंड्स कैन ब्लॉक गेटिंग, जो एक्सोजीनस लीजेंड अगर आकर के वहां पर जुड़ जाते हैं तब उस चैनल को वो ब्लॉक जो है वो कर सकते हैं। देन मॉडिफायर्स ऑफ चैनल गेटिंग, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, उसी तरह से एक चैनल आपको यहाँ पर बना रखा है, ये हो गया आपका ग्लूटामेट रिकॉग्निशन साइट, ये आपकी ग्लूटामेट रिकॉग्निशन साइट है और ये आपका पॉलीएमिन साइट है। और ये कर क्या रहा है आपका, पोटेशियम आयन जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आयन परमेबल कैन बी प्रिवेंटेड बाय 4 ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल वोल्टेज डिपेंडेंट ब्लॉक बाय NMARs बाय मैग्नीशियम, कि ये इसको रोक सकता है, कि ये जो चैनल है इसको रोका जा सकता है। ये आपकी ग्लाइसिन साइट है, ये आपका जिंक साइट है, और जब ये इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएंगे तो ये आपका इसको ब्लॉक कर देता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये यहाँ आकर के जुड़ेगा तब आपका ये इसको थोड़ी देर के लिए ये खोल देता है। और इसी तरह से आपका पेंटाबार्बिटोल यहाँ आकर के जुड़ गया है आपका गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और पेंटाबार्बिटोल, तब भी ये आपके इस चैनल को खोल देगा। ये आपका एक्सोजीनस मॉलिक्यूल है, ये आपके जो एंडोजीनस लिजेंड्स हैं उनके फंक्शन को ये अफेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेज हैं, ये मैं आपको ग्रुप में वहाँ पर दे दूंगा तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। देन थैंक यू। तो इसमें आप और भी कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप डायरेक्टली मुझे आप पूछ सकते हैं और इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। थैंक यू।